हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। इसके पहले मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी अपलोड कर दी थी। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, लेकिन मेरे से एक दो गलतियां हो गई हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने उसका कमेंट में पिन भी किया हुआ है गलती, तो प्लीज़ जाकर के पीडीएफ में इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो आज हम उसी क्रम में अपनी सीरीज़ में क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी वन लाइनर के फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम में, वैसे मैंने काफ़ी क्लास 10th की चीज़ों को डीप में कराया है। कोई भी पॉइंट आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ निकाल करके मेरे वीडियो को जैसे से पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस्पात संयंत्र की स्थापना कब कब हुई है, इनको आप देख लीजिएगा। पुरानी एनसीईआरटी वाली किताब में था, नई और एनसीईआरटी में आपको चीज़ नहीं मिलेगी। अब आता है संसाधन और विकास, जो चैप्टर नंबर 1 है। वहाँ से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, संसाधन और विकास। ये है आपका संसाधन का वर्गीकरण। एक मिनट। संसाधन का वर्गीकरण निम्न तरीके से किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। तो आपका उत्पत्ति के आधार पर जो हो गया है वो जैव और अजैव है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है वो ऐसे संसाधन, ऐसी चीज जिनको आप, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आपका क्या है, सूर्य है, हवा है, पानी है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, ये लगभग कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है ना। जिनकी इस मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनका उपयोग आप काफ़ी दिनों तरीके से कर सकते हैं और प्राकृतिक रूप से ही हमारे नेचर रूप से ही विद्यमान है। और नवीकरणीय का मतलब होता है जो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में, जो सोर्सेस काफ़ी लिमिटेड में है, सीमित में है। जैसे आपका मतलब कि यदि एक बार उसका उपयोग हो गया तो वो समाप्त हो जाते हैं। इसका दोबारा होने में आपको वर्षों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जैसे प्रकार हैं जो अनवीकरणीय योग्य के अनेक अनवीकरणीय स्रोत हैं। यदि आपको कोयला खत्म हो जाता है तो कोयला को बनाने के लिए आपको वर्षों, हजारों साल लग जाएंगे, फिर दोबारा कोयला बनेगा। तो वो आपके अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जो हमारे निजी जीवन के लिए, जो हमारे जिस पर निजी मेरा अधिकार होता है। सामुदायिक का मतलब आपके अलावा और लोगों का भी उस पर अधिकार है। राष्ट्रीय का मतलब केवल भारत सरकार का है। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे विश्व का है। विकास के स्तर पर देखते हैं तो संभावी है, विकसित भंडार है और संचित कोष है। उसके बाद इसमें दिया है, जो मैंने पढ़ा है कि जैव और अजैव, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा है कि जैव संसाधन का मतलब क्या होता है, जीव मंडल से है जिसमें जीवन पर्याप्त। जीव मंडल में क्या है, जीवन पर्याप्त, मतलब जो जीव सजीव है। जैसे आपका मनुष्य है, वनस्पति जगत है, जानवर है, ये सब के सब क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, जिसमें जान नहीं है। जैसे आपके चट्टान हो गए, धातु हो गई, ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे से इस बार कोई ऐसा पॉइंट गलती ना हो। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके सामने सही चीज़ों को पेश करें। इसी के साथ हम दूसरे पेज पे आते हैं। हाँ, ध्यान रहे, ये क्लास 10th की ज्योग्राफी आपकी 2 पार्ट में आएगी। ये पहली पार्ट आज अपलोड करेंगे हम, उसके बाद दूसरे 2 पार्ट में, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक लंबा लंबा वीडियो एक साथ बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करके डालेंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सारे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, जिसको बोलते हैं, जो आपका 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन, ये सब के सब राष्ट्रीय संपदा है। ये पूछता है कि राष्ट्रीय संपदा यदि समुद्री मील से लगभग 12 समुद्री मील, इसका मतलब कि लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो होगा ना, वो राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत आएगा। अब ये 12 मील को इसमें किया है, इसका मतलब कि एक जो समुद्री मील होता है ना, वो लगभग 1.852 के आसपास होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ,
सतत पोषणी विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। कहने का मतलब है सतत पोषणी विकास का मतलब है कि हम ऐसे विकास करें कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और वो विकास हम भविष्य की चीजों को देखते हुए करें। केवल आज नहीं, भविष्य में भी हम ये चीजों को देख कर करें कि हमारे भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका सामना भी हम देखते हुए करें। ये आपका सतत पोषणी विकास होता है। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जून 1922 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी तथा 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एक एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। दूसरा पॉइंट है कि एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार की यह कार्यसूची है, मतलब 21 प्रकार की कार्यसूची है ये, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। मैं आपको बता दूं कि जो एजेंडा 21 है वो पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक प्रकार का कार्यक्रम है। ठीक है ना? इसका मकसद यही था कि हम वैश्विक स्तर पर क्या करें? सतत विकास हासिल करें। और ये 1922 है, जून 1922। ठीक है ना? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि 1922 है कि 1992 है। एक्चुअली ये 1922 उसमें तो लिखा ही है, लेकिन एजेंडा 21 ये ब्राज़ील में हुआ था लगभग 1992 में, रियो डी जनेरियो में। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये है आपका 1992। क्लियर है ना? आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे। ये 1992 है। मैं एक बार चेक करके आपको इम्प्रूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि जून 1992 है। ठीक है ना? आप लोग इसको पीडीएफ में इम्प्रूव कर लीजिएगा। जून 1992। जून 1992 में क्या हुआ था? एजेंडा 21 में रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ये ब्राज़ील शहर में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण की सुरक्षा करना है, वनों की कटाई को कम करना है, जैविक विविधता को संरक्षित करना है, प्रदूषण पर नियंत्रण करना है, और ऐसे से बहुत सारी चीज़ें हैं जो 21 प्रकार के हमारे एजेंडा हैं, ये कार्यसूची है। ठीक है ना? तो जून 1992 है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में 43% भूक्षेत्र मैदान है। कितने परसेंट है? 43%, 43%, जो कृषि उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। उसके बाद पॉइंट है कि पर्वत पूरे भूक्षेत्र के लगभग 30% भाग पर विस्तृत हैं। आपके भारत के लगभग 30% भाग पर आपके पर्वत क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल के देश का जो क्षेत्रफल है ना, वो 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। मतलब 57% तो आपके यही निकल गए। ठीक है ना? उसके बाद है कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? कि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध, मतलब निवल, शुद्ध का मतलब निवल, बोए गए क्षेत्र दिया जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यदि आप एक वर्ष में एक से अधिक बार क्षेत्र को मतलब उसमें बुआई करते हैं, बोते हैं, अनाज को उगाते हैं, तो वो सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, आपको पता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित किए गए। मतलब कहा गया है कि जो भी आपका है, जितना भी एरिया है, जितना भू क्षेत्र है, वो क्षेत्र का लगभग आपको 33% हिस्सा वन क्षेत्र का रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब यहाँ पे पशुचारण अधिक है, जिसके वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है, उत्पादकता कम होती है, वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है ना? अब आते हैं हम मिट्टी की तरफ। देखिए, ज्योग्राफी है, बिना मैप का आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यदि आपके पास मैप हो तो आप मैप को ज़रूर निकाल लें सामने और
अगली बार से कोशिश रहेगी कि मेरी कि मैं आपको मैप के साथ लगा करके पढ़ाऊँ। तो एक्चुअली ये वन लाइनर है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका ये सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है ना। और सिलेबस कवर होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता रहे। तो आप लोग चाहें तो एक मैप निकाल करके सामने रख सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को देखते रहिए। जलोढ़ मृदा, क्या नाम है इसके? पहला है जलोढ़ मृदा। पहले बात की, ये देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब ये मृदा कृषि उपयोग के लिए काफ़ी फलदायक होता है। संपूर्ण उत्तर का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तर का मैदान जो है किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जो भी निक्षेप होते हैं, उन्हीं निक्षेपों से इन मृदा का निर्माण होता है। किसका? जलोढ़ का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टों भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। यानी जो आपके महानदी गोदावरी, कृष्णा, ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं और ये निर्माण जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। उसके बाद आता है पॉइंट कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है पुराना जलोढ़ और दूसरा है नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को हम बांगर के नाम से जानते हैं और नए जलोढ़ को हम खादर के नाम से जानते हैं। बानर का मतलब होता है कि जिसमें कंकड़ पत्थर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ये कंकरीले होती हैं मिट्टी इसकी। और नए जलोढ़ जो आपके खादर है वो ज़्यादा महीन कण होते हैं, मतलब काफ़ी पतली मृदा होती है ये। जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। मतलब जलोढ़ मृदा में इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त की। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई के आमतौर पर पाई जाती हैं। ये मृदाएं वहां पर पाई जाती हैं। क्लियर है ना? चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब हम जान लेते हैं कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें आपकी उगा। तो आप लोग को पता है कि जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, मिट्टी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी होगी तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे फसल आपके पाए जाएंगे, उगाए जाएंगे। बहुत सारे खाद्य फसल जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सब के सब फल और सब्जियां, ये सब के सब आपकी ना जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने कि काली मृदा। क्या है ये? काली मृदा। पेन को चेंज कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, काली मृदा, इसे देखिए, काली मृदा को हम रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। क्या? रेंगर मृदा, ठीक है ना। काली मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? रेगूर मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके साथ एक और बता दें, रेगूर होने के साथ साथ ना इसको काली कपास की मृदा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके बाद ये कपास के लिए सबसे उचित होता है, यानी कपास की खेती काली मृदा में की जाती है। जलवायु तथा जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्कन का पठार जो बेसाल्ट का क्षेत्र है के उत्तर पश्चिम भागों में ये पाई जाती है, तथा ये कह रहा है कि ये इसको बोलते हैं लार्वा जनक शैलों से ये बनी है, ठीक है ना। लार्वा जनक शैलों से क्या है? ये बनी है। महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये क्या है? फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों के अर्थात मृतिका से बनी है। नई तरह की नमी, क्या है ये? नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये सोख लेती है, जिसकी वजह से ही तो आपको उसमें कपास की खेती होती है। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट है आपका कि कैल्शियम, इस पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना से परिपूर्ण होती है। आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये सब के सब पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और आपने पढ़ा था अभी कि जब हमने पढ़ा है जलोढ़ मृदा के बारे में, तो जलोढ़ मृदा में क्या फास्फोरस पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाया जाता है। वहीं पे हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है लाल एवं पीली मृदा। मैंने इस बार ना इसमें आपको हर एक पॉइंट को ना एक बॉक्स बना करके रखा हुआ है कि पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, और एक पॉइंट आउट आएगा कि हम केवल लाल मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बस है। उसके बाद देखते हैं कि लाल एवं पीली मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में करा के रवेदार आग्नेय चट्टाने पर कम वर्षा वाले भागों में ये क्या होती है, पाई जाती है। उसके बाद है कि आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी के पथ पर ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसके लाल होने का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा लाल होने का कारण है लौह धातु, और पीला रंग होने का कारण है, पीला रंग होने का कारण है मतलब कि लाल होने का कारण लौह धातु और पीला रंग होने का जल योजन है। जल योजन के कारण ये पीला होता है जल की वजह से, और लौह धातु पाए जाने की वजह से क्या होता है, ये लाल होता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट है आपका लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा क्या है भाई, चलिए देखते हैं। लैटराइट मृदा भारी वर्षा से अधिक निच्छालन मतलब लीचिंग का परिणाम है। ये लैटराइट मृदा, यह मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय, जिसका लगभग पीएच 6 से भी ज़्यादा होता है पीएच इसका। अधिक दक्षिणी राज्यों में मिट्टी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। पर्णपाती तथा सदाबहार वनों में ये इसका मृदा का मतलब संभावना सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कह रहा है कि केरल की लैटराइट मिट्टी काजू के लिए फसल, आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे काजू की फसलें ज़्यादा पाई जाती हैं। ये काजू की फसलें आपकी लेटराइट मृदा में ही पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया भी है कि काजू का उत्पादन किस मृदा में किया जाता है, तो काजू का उत्पादन लेटराइट मृदा में किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन केरल और दक्षिण वाले पार्ट आपकी आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में होता है। पॉइंट नेक्स्ट आते हैं हम। ये कह रहा है कि वन मृदा नदी घाटियों में दोमट तथा सिल्टदार होती हैं। ठीक है ना। मृदा के कारण मृदा के जो कटाव होते हैं तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मृदा कट के निकल जाता है या बह के खत्म हो जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है ना। बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि को चंबल बेसिन में करा की खद्दर, जिसको रिवाइन भूमि कहा जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें जो अवनलिका है ना, जिसको हम गुली का नाम देते हैं, ये निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है, पानी का कटाव हो रहा है पूरा, ये ऐसे से पानी बह रहा है, ये पूरा कटाव हो रहा है। कटाव होने के बाद से ना इसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे पानी काट दिया, मिट्टी को बहा ले गया, उसके बाद इसमें जो दरारें पड़ जाती है ना, जो स्पेस होता है, ये स्पेस है। जैसे पानी बह गया, पानी बह के आगे चला गया, उसके साथ मिट्टी आगे चली गई, लेकिन मिट्टी आगे चली गई तो वहां से स्पेस होगा ना, यही स्पेस आपकी अनलिका कहलाता है। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई, जिसे कॉन्टर प्लॉइंग कहा जाता है। जैसे आपकी जो ढाल वाली भूमि होती है ना, वो समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। मतलब उसमें काउंटर प्लॉइंग बोलते हैं कि जिससे आपकी मिट्टी बची रहती है, वहां पे काउंटर प्लॉइंग की जाती है। पश्चिम तथा मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होती है। आपको बता दें, सोपान या सीढ़ीदार, ये जो ना, ये काफी जो पर्वतीय इलाके होते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। ये सीढ़ीदार खेती होती है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी पानी का बहाव तेज गति से ना होकर के धीमी धीमी होती है। जहाँ जहाँ पर हमको फसल की ज़रूरत पानी की होती है, वहाँ वहाँ करते रहते हैं, वहाँ वहाँ पानी आपको मिलता रहता है, और कटाव की भी समस्या आपकी कम बनी रहती है। तो सीढ़ीदार और सोपान की खेती कृषि सबसे ज़्यादा विकसित पहाड़ी या मध्य हिमालय या पश्चिमी हिमालय की बात बोलें हम, यहाँ पर की जाती है। ठीक है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो MCQ है ना,
उनको देखते हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के। मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको, आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा होगा जो मैंने बना बताया हो। उसके बाद जो भी चीज़ छूटी हैं आपके एमसीक्यू में भी कवर हो जाएंगी, देख लीजिए। जैसे आपका लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये बताइए। लौह अयस्क क्या खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि हमेशा कैसे ऐसे रहेगा? अरे कभी ना कभी खत्म होगा ना, समाप्य वाली चीजें हैं ना। तो समाप्य है तो इसका मतलब क्या है, ये अनवीकरणीय योग्य है कि नहीं नवीकरणीय? अरे जैव हो नहीं सकता, जैव का मतलब आपका सजीव होता है। नवीकरणीय का मतलब होता है जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, इस प्रकार की चीजें हो गई। ये आपके लौह, अब प्रवाह तो है ही नहीं है, तो लौह अयस्क क्या है, अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ये बताओ, ज्वारीय ऊर्जा हमारा मानव के द्वारा नहीं बनाया था ना। ज्वारीय ऊर्जा ये प्रकार का अजैव है और चक्रीय है, पुनः पूर्ति योग्य होता रहता है। ये पानी के द्वारा बार बार ज्वारीय ऊर्जा बनती रहती है। तीसरा पॉइंट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का सबसे निम्नीकरण मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। शायद मैंने पॉइंट में बताया भी होगा उसमें पॉइंट में, कि पंजाब में सबसे जो निम्नीकरण होता है ना, वो अधिक सिंचाई की वजह से होता है। ठीक है ना। उसके बाद है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती होती है? तो मैंने बोला कि जो भी पहाड़ी इलाका होगा, पहाड़ी इलाका क्या पंजाब है, क्या हरियाणा है, क्या उत्तर प्रदेश के मैदान है? नहीं, उत्तराखंड हमारा क्या है, पहाड़ी इलाका है, वहीं पर सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। पॉइंट नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाएगी? तो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ पर आपकी काली मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके तरफ बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है वो वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है। क्या है? वन्य और वन्य जीव संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, नारक पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग लेप्चा जनजाति के ईश्वर थे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। नारक कौन थे? तो नारक लेप्चा जनजाति के भगवान थे, मतलब ईश्वर थे, इनको पूजा करते थे। लेप्चाओं ने अपने ईश्वर नारक से उनका संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने की प्रार्थना की है। लेप्चाओं अपने ईश्वर नारक से कहा, आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। मतलब ओवरऑल कहने की बात है, जो नारक है ना, वो लेप्चाओं जनजाति के ईश्वर माने जाते हैं। ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है आपका कि वन्य जीवन तथा कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा तंत्र में गुत्थी हुई है। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख मानी जाती है, 16 लाख है, ये पाई जाती है। क्लियर है ना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि लुप्त होने के कगार पर, मतलब लुप्त होने के कगार पर कौन कौन से हैं? जैसे चिता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू तथा पौधों में मधुका इनसिग्निस जिसको बोलते हैं महुआ, जंगली की एक प्रकार की ये जंगली किस्म है ना। महुआ जानते हैं ना, महुआ उसका एक जंगली किस्म है। तथा हुबरिडिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रकार की प्रजाति है। सबके सब क्या है इसमें शामिल हैं। IUCN ने पौधे तथा प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं भैया? पहला है सामान्य जाति, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा है सुभेद जिसको बोलते हैं वल्नरेबल जातियां। तो चलिए पहला देखते हैं सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रेडोडोंट को रोडेंट्स बोलते हैं, कृंतक को, इत्यादि। ये सबके सब सामान्य जातियां हैं। संकटग्रस्त जातियां का मतलब होता है जिनका काल संकटग्रस्त में है। ये वे जातियां होती हैं
जिनके लुप्त होने का खतरा, मतलब ये हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये नहीं पाया जाए, इनको बोलते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। जैसे काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गैंडा हो गया, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसको मणिपुरी हिरण बोलते हैं, ये सब के सब संकटग्रस्त जातियाँ हैं। सुभेद का मतलब होता है इंग्लिश में वल्नरेबल जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, मतलब आज 5, कल 2, परसों 1, उसके बाद फिर खत्म, ऐसे प्रकार की यहाँ जातियाँ हैं। कुछ समय से ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे आपका नीली भेड़ है, आज तो इनकी स्थिति सही है, लेकिन इनकी स्थिति कंडीशन आज देख करके ये लगता है कि कुछ दिन के बाद से इनकी मात्रा कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे नीली भेड़ हो गया, डाल्फिन हो गया, एशियाई हाथी होगी, सबके सब क्या होती हैं आपकी सुभेद जातियों के अंतर्गत में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी आपका चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा है, जो और एक विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 1952 में ही भारत में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको ना भूल करते हैं कि ये जो आपका पैंथर नहीं है, ये चित्तीदार जो आपका होता है ना, चीता बोलते हैं, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। सोचिए 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है इसकी। ये पूछता है एग्जाम में कि इस दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी कौन है, तो वो है चीता, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर होती है, हाँ ना। चलिए उसके बाद आते हैं आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट टाइगर भारत का ही एक प्रोजेक्ट एक प्रकार का प्रोजेक्ट है जो 1973 में शुरू हुआ था। किस लिए शुरू हुआ था कि जो भी भारत में लुप्त प्राय बाघ है ना, उनकी रक्षा के लिए, मतलब एक वन्य जीव संरक्षण आंदोलन था एक प्रकार का ये। और इसे शुरुआत कब हुई, तो हुई शुरुआत 1973 में। इसके साथ मैं आपको बता दूं ये बाघों के लिए ही किया गया था। तो ये बताओ बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बाघ दिवस आपका मनाया जाता है वो 29 जुलाई। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है मेरी बात। लगभग मैं आपको बता दूं कि मार्च 2024 तक ना 55 ऐसे बाघ रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं आपके, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने हैं। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये इसलिए लिखा है ना कि ये पूछ देगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से याद रखिएगा। जैसे राजस्थान में सरिस्का है, सरिस्का वन्यजीव विहार, वन्यजीव पशु विहार है ये। असम में मानस है, मानस वन्यजीव विहार कहाँ है, असम में है। केरल में पेरियार है, आपको पता है पेरियार नदी बहती है यहाँ पर। बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के क्या है, एक प्रकार के उदाहरण है। मेरी बात समझ में आ रही है। पॉइंट नेक्स्ट है आपका कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 तथा 1980 के बीच लगभग 26,200 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र किसी भूमि में परिवर्तित किया गया है। नदी घाटी परियोजना जो आई थी वो 1952 में आई थी। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, तो डोलोमाइट के खनन के कारण ये काफ़ी एक गंभीर खतरे में आ चुका है। जो डोलोमाइट की खनन है इसके वजह से बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है उस पर काफ़ी संकट आ गया है। हिमालयन यव जिसको एक प्रकार की चीड़ का प्रकार होता है और एक सदाबहार वृक्ष होता है, मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। यह एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है। हिमालयन यव क्या होता है, औषधीय पौधा होता है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है। इससे किससे, हिमालयन यव से, जो कैंसर उपचार के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होती है, उसके प्रयोग में ये लाया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में अत्यधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। और मैं आपको बता दूं जिसके चलते हिमालयन यव का लगभग खात्मा होने वाला है। भाई ये बताइए, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां, उसकी छाल, सब कुछ आप खत्म करते जाएंगे, लगाएंगे है ही नहीं,
तो जाहिर सी बात है वो संकटग्रस्त में तो आ ही जाएंगी, कुछ ना कुछ दिन के बाद से खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से लगाए, हो सकता है कि सरकार ने इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया हो। तो पूछता है कि टक्सोल नामक रसायन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो हिमालयन यव, जो एक चीड़ का प्रकार होता है, सदाबहार वन होता है, सदाबहार वृक्ष होता है, जो पहाड़ी इलाका जैसे हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पॉइंट आते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। कितना है ये? 75% है। आरक्षित वन के बारे में देखते हैं। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मतलब ये ऐसे वन है जिनको आरक्षित कर लिया गया, रिजर्व कर लिया गया है, और रिजर्व करके उसमें जो भी वन्य प्राणी जीव हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है ना। रक्षित वन क्या होते हैं? तो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। जैसे बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में आपके रक्षित वन हैं। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों तथा समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य तथा गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र आपके अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, मैं सारे पॉइंट आपको इसमें समराइज किए हैं, कोई भी पॉइंट इससे बाहर जाने वाला नहीं है। भैरवदेव डाकव करे कि सोनचुरी कहाँ है? सेंचुरी या सोनचुरी जैसे लिखा मैंने वैसे लिख दिया, सेंचुरी ऐसे है। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। भैरवदेव डाकव वन सेंचुरी कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान के अलवर जिले में। भैरवदेव डाकव वन सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्पेशली पीआरटी वाले इस पे ध्यान देंगे। ज्योग्राफी जिनका स्पेशल सब्जेक्ट है वो ज़्यादा ध्यान देंगे। मुंडा तथा संथाल महुआ तथा कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। मुंडा किसकी पूजा करते थे? महुआ का। संथाल किसकी पूजा करते थे? कदम्ब के पेड़ का। ठीक है ना। उड़ीसा तथा बिहार की जो जनजातियां हैं ना, वो शादी के दौरान इमली तथा आम के पेड़ की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के जो टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी में। और यहीं पर आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन हुआ था, और इसी चिपको आंदोलन का क्या था? ये पार्ट था, दिया ना, या चिपको आंदोलन का एक भाग था। संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव 1988 में पास हुआ। यह वन विभाग के अंतर्गत आरक्षित क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव 1988 में पास हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगे, एक दो थे तो मैंने उनको स्किप कर दिया, और हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो है जल संसाधन। ठीक है ना। देखते हैं पॉइंट आपका नेक्स्ट है कि धरातल के 3/4 भाग जल से ढका होने के बावजूद भी अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है, और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। कहने का मतलब है कि भारत का लगभग धरातल का 3/4 का मतलब 75% नहीं, अब यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको 71% ही दिखाएगा, जिसमें आपको अलवणीय जल का मतलब होता है जो पीने योग्य हो, मीठा पानी हो। तो 97% तो लगभग 96.5% तो आपको लवणीय जल मिलेगा। ये जो नमक वाली पानी है, जैसे आपका समुद्री वाली पानी है, और मात्र 3% पानी लगभग के आसपास, इसको मान सकते हैं यदि 96.5 निकाल दें तो लगभग 2.5%, मैं आपको बता दूं कि केवल 2.5% मीठा पानी है, और उस मीठे पानी का लगभग 0.3% हिस्सा आपको अलग अलग नदी, झील, झरनों के वायुमंडल में उपस्थित होती है। और आपको मैं बताऊं कि
आपका जो मीठा पानी है ना, कितना परसेंट बताया है, 2 दशमलव कितना परसेंट हो गया, 96, 98 की 99%। उसके बाद जो बचता है, जैसे आपके अलग अलग बर्फ है, बादल है, अलग अलग चीज़ों से निकलता है, अलग अलग मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि 97% पानी आपका खारा है और 3% पानी आपका मीठा पानी है, पीने योग्य। पीने योग्य में भी बहुत कम परसेंट है। ये मीठा पानी में सब आ जाएंगे, नदी झील झरने सब आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जल की दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज़ की कमी होगी। लोगों के अंदर जो चीज़ें भरपूर मिलने वाली होगी नहीं मिल पाएंगी। तो हो सकता है इसके वजह से भी ये जल की बढ़ती मांग और असमान वितरण का परिणाम हो सकता है, जल की दुर्लभता। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग आपके जल विद्युत से प्राप्त होता है। जो हमको विद्युत मिलता है ना, उसका 22% भाग हमको जल विद्युत है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। उसके बाद पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये मतलब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारा का मतलब जो भी सिंचाई से संबंधित काम, जैसे बांध, झील, सिंचाई, इन सभी यंत्रों का उन्होंने निर्माण किया हुआ था। कलिंग ओडिशा पड़ता है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में तथा कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ये उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है ना। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। उसके बाद है कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास, जो एक विशिष्ट तालाब है, वो बनवाया। हौज खास के नाम से एक जगह भी है, आप दिल्ली में आएंगे ना तो आपको मिलेगा हौज खास। हौज खास मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, जो सीरी फोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कब, तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा पर स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति है, ठीक है ना, आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता। मतलब आपका जो जल जीवन मिशन है ना, वो हर एक परिवार को लंबी अवधि के आधार पर आपको पानी वितरण करना है, जिसमें दिया गया है कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा देना है आपको। 55 लीटर आपको पानी का स्तर आपको पाइप के द्वारा सब जगह पहुंचाना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, जो जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था और इनका लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक लगभग सबको पीने योग्य पानी दे दिया जाए, ठीक है ना। ये जो जल जीवन मिशन है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया था, जो आपकी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा ये मतलब बजट 2019 में इनमें डाला गया था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये सभी परिवारों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति को आपको पाइप के द्वारा पानी सुनिश्चित कराना है, ठीक है ना। जिसमें से सबसे सर्वाधिक कनेक्शन देने में आपका राज्य जो है वो बिहार था। आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक जो जल कनेक्शन देने वाला है ना, वो राज्य में सबसे पहले बिहार था, ठीक है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र है और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य क्या होता है, विद्युत उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण करना,
मछली पालन आदि सभी के सभी ये क्या होते हैं, बाढ़ जो बांध सिंचाई है ना, इनके लिए करते हैं। बांधों का निर्माण इन सभी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। आपको पता है पीटी नेहरू इनको आधुनिक भारत के मंदिर भी कहे थे। चलिए मिलेगा आगे पॉइंट में। सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। यानी भाखड़ नांगल परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन पर है। क्लियर है मेरी बात। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है जो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ये मैं आपको यहाँ से पॉइंट बताऊं कि हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर है, और भाखड़ नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। पॉइंट आ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। क्या कहते थे ये कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती थी, लाभ होता था। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए थे इनका, अपितु उनका अलग अलग लक्ष्य रखा गया। विद्युत उत्पादन रखा गया, घरेलू औद्योगिक उपयोग रखा गया, बाढ़ से नियंत्रण रखा गया, मछली पालन, इस सभी के सभी बांध से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है ना। इसलिए इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बने। चलिए देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत ना 1985 में नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के खिलाफ था। मैं बताऊं कि जो नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन था ना, वो 1985 में शुरू हुआ और इसका लक्ष्य ये रखा गया कि जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहे हैं उन पे हम लोग उनको नहीं बने देंगे, उनके खिलाफ थे ये लोग। और ये आंदोलन कहाँ कहाँ चला, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में चला। उसके बाद इस आंदोलन की जो अगुवाई किए वो मेधा पाटकर ने किया था, जो इस आंदोलन की शुरुआत किया। और इनका परम लक्ष्य यही था कि बांध इस पर न बने और नर्मदा के पानी को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है ना। इससे बहुत सारी चीज़ें थी। यदि बांध बनता है तो लोगों का कहना था कि भूकंप आएगा, यहाँ के आसपास की चीज़ें, कृषि क्षेत्र पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इनका आंदोलन था और मेरे ख्याल से आंदोलन ये सफल हुआ। अंततः को तो जाकर के सरकार को इसके आगे झुकना भी पड़ा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में। कहाँ, किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान, इस सब के सब 4 राज्य क्या है, शामिल हैं। कृष्णा गोदावरी विवाद किसके किसके बीच में है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुई। कहने का मतलब क्या है, कृष्णा गोदावरी विवाद जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच में है। बात यह है कि कोयना बांध है, उस कोयना बांध पर महाराष्ट्र सरकार ने जल विद्युत परियोजना बनाने की चेष्टा की, जिस पर इन लोगों की आपत्ति हुई कि, और आपत्ति होने के साथ जब इन्होंने बांध बनाना शुरू किया तो जल की दिशा को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो इनको जो लाभ मिलने वाला था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों को, वो नहीं मिल पाया। वहाँ की कृषि मतलब किसानों को काफ़ी नुकसान होने लगा, जिससे इन्होंने आपत्ति जताया कि आप इस परियोजना को बंद कर दें। क्लियर है ना। ये पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद पॉइंट है इसमें कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल या कुल, जिसको पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा रास्ता बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। ठीक है ना। गुल और कुल क्या है, पश्चिम हिमालय में बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने इसका यूज़ किया, जो नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नदी की धारा बह रही है, उनकी धारा को थोड़ा सा टर्न कर दिया गया और उनकी पानी को खेतों में सिंचाई के लिए ले जाया जाता था। और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, उनको लोगों ने गुल या कुल का नाम दिया था। क्लियर है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण करना एक प्रकार का एक तरीका है। और टाका एक प्रकार का भूमिगत टैंक था, बहुत बड़ा रूम था, ये एक बनाया जाता था पौधा टाइप का, जो घर में पीने के पानी को संग्रहित कर दिया जाता था। इसके लिए राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलूदी, बाड़ेमर और इसका प्रयोग होता था। मैं आपको बता दूं कि जो टाका था ना, टाका एक प्रकार का बहुत बड़ा रूम बनाया जाता था घर के अंदर, और पानी को ला करके वर्षा के जल को उसमें, वर्षा या पानी कोई भी ला करके संग्रहित कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बरसात बहुत कम होता है, इसलिए पानी को सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है ना। उसके बाद है कि इन क्षेत्रों में वर्षा जल को पालर पानी के नाम से भी हम जाना जाता है, हम जानते हैं या जाना जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा को जो जल था ना, उनको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ठीक है ना। पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। जो पश्चिम राजस्थान है ना, ये बनाया गया ना इंदिरा गांधी नहर, इनकी वजह से वहाँ पर जो वर्षा जल संग्रहण नीति जो बनाई गई थी ना, इसकी वजह से पेयजल में हमेशा रोज का रोज उसमें क्या हो रही है? कमी होती जा रही है, मतलब उनको पीने योग्य पानी मिलने कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मतलब क्या होता है कि बांसों के माध्यम से अलग अलग तरीके से ले आकर के पौधों में, जैसे मान लो खेती करनी होगी तो वहाँ पर इनको, बांस है ना, उन बांसों के अंदर पानी को अंदर डाल करके और चीज़ों को खेतों में अलग अलग जगह पे पहुँचाया जाता था। ठीक है ना। ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो मेघालय में है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया। ये फरमान है, आदेश है किसका? सरकार का, राज्य सरकार का। उनका कहना है कि जो भी तमिलनाडु के लोग हैं वो लोग अपने अपने हर घर के छत पर एक वर्षा जल संग्रहण करने का ढांचा बनाएंगे और पानी को वहाँ पर एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की भारी कमी होती जा रही है और ये सरकार का आदेश है, इनको आपको करना है। यानी जल संग्रहण करने के लिए आपको छतों पे ऐसा चीज बनाकर रखना पड़ेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यू पढ़ते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये आपके दोनों के दोनों है ना, वो जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत इनको बांटेंगे। कौन से? अधिक वर्षा वाले, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये सब के सब क्या हैं? आपके जल की कमी से प्रभावित हैं। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये सब के सब जल की कमी से अप्रभावित हैं। जल की कमी से क्या है? अप्रभावित हैं। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट इसमें होना चाहिए और ये वाला पॉइंट इसमें होना चाहिए। एक बार आप रीचेक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ये कह रहा है तर्क नहीं है। तो बहुउद्देशीय परियोजना वहीं लाई जाती है जहां पे जल की कमी, वहां पे जल को लाया जाता है। तो ये तो मेरा पॉइंट, ये तो सही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट का मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव के नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती, बिल्कुल नहीं, बाढ़ पर काबू तो नहीं पा पाएगी। दूसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तभी तो जाकर के अलग अलग जगहों पर इनके लिए आंदोलन चलाए गए थे, इनके विपक्ष में, इनके विरोध में। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, बिल्कुल बात सत्य है।
घरों के लिए विद्युत पैदा तो करती है, लेकिन खेती किसानों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ा करती थी, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान का भी काम करता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, इसमें तर्क नहीं है कि आपका इसका नियंत्रित करके आप बाढ़ पर नियंत्रित कर पाएंगे। अब आता है, हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कृषि। क्या है? कृषि। चलिए चैप्टर 4 कृषि की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है ये? प्राथमिक क्रिया है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी तथा खुदाई करने वाली घड़ी, छड़ी और परिवार। अब उसके बाद कह रहा है कि समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। ठीक है ना, ये निर्वाह कृषि के बारे में बताया है कि निर्वाह कृषि भूमि आपके छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि के औजारों से की जाती है, जैसे आपके लकड़ी के हल हो गए, खुदाई करने वाली जो छड़ी, परिवार, ऐसे ऐसे इन सभी चीज़ों से क्या होती है, ये निर्वाह कृषि होती है। और ये समुदाय मतलब लोग ग्रुप में होकर के इन चीज़ों को करते हैं, सब लोग एक साथ श्रम करते हैं। स्लैश एंड बर्न, जिसको स्थानांतरण कृषि का नाम देते हैं। स्लैश एंड बर्न कृषि आपको पता ही है क्या होता है। इसमें क्या होता है, कृषि की किसान एक जगह से, जिसको घुमंतू किसान के नाम से जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जंगल में गए, जंगल को उन्होंने काटा, साफ किया, साफ करके कृषि किया, 1-2 साल तक कृषि किया, उसके बाद फिर से उपजाऊ उस भूमि को से पेड़ पौधे आने शुरू हो गए, उन्होंने उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले गए। तो ये बताओ, जहाँ पे छोड़ के जाएंगे फिर से पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, तो पर्यावरण पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता था इससे। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पर उन्होंने जंगलों को काटा, साफ किया, साफ करके खेती किसानी किया, अपना काम किया, काम करने के बाद से अनाज का उत्पादन किया। उसके बाद जैसे ही जमीन अनफर्टाइल हो गई, छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी तो फर्टिलाइजर थे नहीं कि उन्होंने मिट्टी में डाल करके भूमि को उपजाऊ बना सके। ठीक है ना। तो पहली बात कि स्लैश और बर्न जो कृषि को ना मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लैश और बर्न जो कृषि है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आपका मिल्पा कहाँ जानी जाती है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से। वेनेजुएला में इनको कोनुको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में इनको रोका के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में इनको मसोले के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं। वियतनाम में इनको रे के नाम से जानते हैं। कौन? स्लैश और बर्न, जिसको हमारे स्लैश और बर्न इसको स्थानांतरण किसी खेती का नाम देते हैं, वो आपके अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, ब्राज़ील में रोको याद कर लीजिए, और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, इनको तो बिल्कुल आप भूलिएगा मत। ठीक है ना। इंडोनेशिया में लदांग, कई बार याद कर लेंगे, याद मेरे साथ फिर दोबारा पढ़िए। मैक्सिको मध्य अमेरिका मिल्पा, वेनेजुएला कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका मोस्ले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, इनके नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में मध्य प्रदेश में बाबर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या वरिया, पश्चिमी घाट में कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, और झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि जानते हैं। जिसको स्थानांतरित किसी भारत में नाम देते हैं ना, तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश में इसको बाबर या दहिया के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू और पेंडा के नाम से जानते हैं, ओडिशा में इसको पामाडाबी के नाम से जानते हैं, या कोमान बोलते हैं, या बरीगा, 3 नाम दिया है, कोमान, बरीगा या पामाडाबी। उसके बाद इसको पश्चिमी घाट में हम बोलेंगे कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोलेंगे तो इसको वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं, हिमालयन क्षेत्र में इसको खील कहा गया है, और झारखंड में स्थानांतरण किसी का नाम बर्न स्लैश और बर्न को कुरुआ कहा गया है। इंपॉर्टेंट, कुरुआ। ठीक है ना। और झूम खेती किसको बोलते हैं? जब आप उत्तर पूर्वी प्रदेश में आएंगे, जिससे आपका उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे, तो इनको झूम खेती का नाम देते हैं। उसके बाद पॉइंट है आपका कि गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। गहन जीविका कृषि जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक है,
यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया था। मतलब की प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन के लिए आपको हाईली रूप से आपका इसमें जैव रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग किया था। सिंचाई की अधिकतर प्रयोग की जाती है, जिससे हमारी वहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या ज़्यादा है तो इनको अनाज ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं गहन कृषि। ठीक है ना। कहाँ पे की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, उनके लिए फर्टिलाइजर ज़्यादा लगते हैं, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा निवेश करने पड़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आइए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि मतलब जो फसल की बुआई रुपाई के माध्यम से की जाती है। जैसे इनको एक वाणिज्यिक कृषि का नाम ही नाम देते हैं। जैसे गन्ने की बुआई होती है ना आप लोगों के यहाँ, वो आपकी रोपड़ कृषि है। चाय की खेती क्या है, रोपड़ कृषि है। ये सब लोग रोपड़ कृषि के अंतर्गत आएंगे। रोपड़ कृषि एक व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, जो अत्यधिक पूंजी वाली होती है, श्रमिकों की सहायता से की जाती है। आप गन्ने की बुआई आप लोग देखे होंगे, आप लोग तो ग्रामीण परिवार के, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम भी वहीं के हैं, तो आप लोग पता है कि हम लोग के यहाँ गन्ना की बुआई होती है ना, तो आपको पता है गन्ने की बुआई करने में भी आपकी हालत ख़राब होती है, और जब गन्ने की कटाई शुरू होती है ना, उस समय बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा, उसके कटाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, और समय भी लगता है, और परेशान भी होना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, रबड़, गन्ना, केला, ये सब के सब रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है ना मेरी बात। चलिए, रबी फसल, यदि आपको मेरी बात, मेरे पढ़ाए वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि सर मतलब एक अप्रिसिएशन मिलता है मुझे भी, एक अंदर से एक प्रोत्साहन मिलता है कि जो भी वीडियो इसके बाद आएगी तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको चीज़ों को अच्छे से डिलीवर करूँ आपके सामने प्रयास यही रहेगा मेरा कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। और कंटेंट, मेरा प्रयास यही रहता है कि कंटेंट को जितने बेहतरीन ढंग से मैं करूँ, क्योंकि अभी मैं टाइपिंग की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हाथों से लिख करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको। कुछ दिन के बाद से मैं टाइपिंग के माध्यम से भी चीज़ों को लाऊंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं रबी फसल की तरफ। अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में की जाती है। रबी फसल का मतलब आपको बता दूं कि ठंडी के मौसम में जो भी फसल बोई जाएगी ना, वो सब के सब रबी फसल है। समझ में आया। ठंडी के मौसम में जो भी फसल बोई जाएगी वो रबी फसल के अंतर्गत आएगी। तो यहीं से आपको पता है ना, अक्टूबर नवंबर से आपको पता है कि ठंडा शुरू हो जाता है। तो इसमें बताओ बोने वाला क्या है, और लगभग इसकी बुआई मान के चलिए कि अप्रैल और जून के मध्य में काट ली जाती है। ठीक है ना। अप्रैल में लगभग काट ली जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग अक्टूबर में बोएंगे तो अप्रैल वाला, दिसंबर में बोएंगे तो जून में। ऐसे जैसे आपका देख लीजिए गेहूं के साथ चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब के सब रबी फसल हैं। इन फसलों के लिए महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल है, कहने का मतलब ये, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। ये सब आपका रबी फसल इसमें सबसे ज़्यादा बोई जाती है। खरीफ फसल क्या होती है, वो जून जुलाई में बोई जाती है। क्या होती है ये, खरीफ। खरीफ का मतलब ये गर्मियों का मौसम बोई जाती है। और ये फसल एक्चुअली कब बोई जाती है, जब हमारा बरसात होने वाला होता है, क्योंकि उसमें जो भी फसल बोई जाएगी ना, वो उनको बरसात की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका चावल हो गया, चावल को लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और पानी होगा कब, सावन के महीने, मतलब जुलाई अगस्त के मौसम में होगा। इसलिए इनकी बुआई लगभग जून जुलाई में कर दी जाती है, और अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। जैसे इनकी कटाई होगा वैसे फिर से आपकी रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया। मक्का तो ऐसा चीज़ है कि रबी और खरीफ दोनों के मौसम में की जा रही है। आपको पता है ना, आजकल ज्वार, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब के सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना। मूंगफली आपको पता होगा ना, जब छठ का मौसम आता है, छठ का पर्व आता है ठंडी के मौसम में, तो आपको मूंगफली उस समय मिलती है। और सोयाबीन पूछेगा तो सोयाबीन भी आपकी खरीफ फसल के अंतर्गत होती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन की बुआई कहाँ पर होती है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन की बुआई मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का ये स्रोत होता है। ठीक है ना। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसका नाम है आस, अमन, बोरो। आपसे क्वेश्चन में ना ऐसे पूछ देगा कि आस, अमन और बोरो ये किस प्रकार की फसलें हैं। धान की हैं, गेहूं की हैं, मटर की हैं, जौ की हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ये धान की 3 फसलें हैं। कहाँ कहाँ बोई जाती हैं, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यानी असम में आस, पश्चिम बंगाल में अमन, उड़ीसा में बोरो। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। पता ही आपको, चावल सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, मतलब उत्पादन की दृष्टि से, जिसके लिए तापमान आपको कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चाहिए, और लगभग वर्षा आपकी 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की आवश्यकता है, और 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर इसको तापमान की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, जो 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है। गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान तथा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग, इसमें गेहूं की पैदावार करने में ये सबसे अग्रणी राज्य हैं। मैं आपको बताऊं कि गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका पंजाब में होता है, लेकिन आपका एरिया सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, तो भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोटे अनाज, जिसको मिलेट्स बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। रागी में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। रागी में क्या मिलता है, लोहा मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे, भूसी मिलेगी। इस सब में सब क्या होती है, रागी में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसमें प्रमुख राज्य आपके कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। किसके लिए, ज्वार के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं ज्वार बोल रहा हूँ, बाजरा नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग गुजरात मार देंगे, बाजरा आपके गुजरात में होता है। बाजरा बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, जो राजस्थान सबसे पहले नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद आपका हरियाणा है, और इसके मुख्य उत्पादक ये राज्य हैं, किसके, बाजरा के। अब आते हैं मक्का उत्पादन। मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कर्नाटक पहले स्थान पर हमेशा रहता है। तो मक्का उत्पादन में राज्य आपके कर्नाटक हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, ये सब के सब राज्य हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता, मतलब जितना ज़्यादा उत्पादन है उतना ही ज़्यादा उन्होंने खाने वाले हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अरहर, जिसको आप पश्चिमी इलाके की तरफ आएंगे, दिल्ली उल्ली की तरफ चले आएंगे आप, तो उसको तूर का नाम देते हैं। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। नहीं बोलते हैं कि यदि आपको फसल के में वृद्धि चाहिए तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जरूरी है, जो दालों के जड़ों में पाया जाता है, ऐसा बताया गया है। तो दालों में आपका जो आपका अरहर यानी तूर की दाल हम लोग बुआई करते हैं ना, वो इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। वरना जो भी और भी दालें, जैसे मटर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, ये सब के सब दालें ही तो हैं। इन सभी दालों के जड़ों में ना नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वजह से मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है किसी भी फसल के लिए। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल उत्पादक राज्य हैं ये। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। लगभग इसके लिए 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, गन्ना के लिए। तो गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये, ठीक है ना। आपको बता दें कि ब्राजील सबसे पहले नंबर पे है गन्ना उत्पादन में, और उसके बाद हमारा भारत ही है दूसरे नंबर पर गन्ना उत्पादन में। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य है, गुजरात। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, और दक्षिण में रबी की फसल है। मतलब दक्षिण के क्षेत्र में आएंगे तो ठंडी के मौसम में बुआई की जाती है, और उत्तर में जाएंगे तो आपको तिल खरीफ यानी
लगभग जून जुलाई के महीने में बुआई की जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर तिल, रबी और खरीफ दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती हैं। मतलब जो ये अरंडी है ना, वो रबी और खरीफ दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती है ना, ठीक है ना, यानी दोनों प्रकार की फसलें आई है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट हम कि गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु भी है। चाय की खेती एक रोपण कृषि का एक उदाहरण है, मैंने आपको बताया। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए लगभग वर्ष भर कुष्ण पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब चाय की खेती जहाँ पे की जाएगी वहाँ पे हमेशा हल्का फुल्का बारिश होते रहना चाहिए, जिससे जो जो पत्तियाँ होती है ना वो हरी भरी रहती हैं, क्योंकि चाय पत्तियों से ही तो निकाली जाती हैं। और ये प्रकार की झाड़ी में उगाने वाला मतलब वहाँ पर हमेशा नमी युक्त वातावरण होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। पाला पड़ेगा तो पत्तियाँ खत्म हो जाएंगे। बारिश हमेशा हल्का फुल्का बौछार के रूप में होती रहनी चाहिए। ये चाय के लिए। और चाय किस प्रकार की फसल है, तो रोपण कृषि है, मतलब इनकी रुपाई होती है। क्लियर है मेरी बात। चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, आप देखेंगे असम है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है। इन सभी जिलों में पहाड़ी इलाकों में आपके क्या होते हैं, चाय की खेती होती है। तमिलनाडु, केरल भी आपके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है। बहुत ही मतलब कास्टली होती है काफ़ी ये, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, यमन। इसकी शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो कर्नाटक में पड़ती हैं। और आज भी नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती होती है। किसकी, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की। रबड़ भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसकी उगाई होती है। लगभग इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार में, मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है, ठीक है ना। इन सभी जगहों पे रबड़ की फसल होती है। कहाँ कहाँ, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ में। रेशम के कीड़े कोकून से रेशेदार फल प्राकृतिक रेशम, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, कोकून से प्राप्त होते हैं। और ये कोकून से रेशेदार फसल जो प्रकृति जिसको रेशम बोलते हैं वो प्राप्त होता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए, कपास के लिए। कपास खरीफ फसल है। कपास क्या है, खरीफ फसल है। तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब अलग अलग इसके क्या हैं, उत्पादक राज्य हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, ठीक है ना। मतलब इसमें कृषि को एक लक्ष्य माना गया था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कृषि को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पे, पैकेज टेक्नोलॉजी पे। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरफ भाग लिया था। आंध्र प्रदेश के एक पोचमपल्ली जिला है, वहीं से एक जमींदार किसान ने श्री रामचंद्र रेड्डी, क्या नाम था इनका, श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ की भूमि बांटने की पेशकश की और वहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी ये भूदान आंदोलन शुरू करने वाले विनोबा भावे थे और विनोबा भावे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे और वे साउथ की तरफ गए। वहाँ से उन लोगों से रिक्वेस्ट किए जिनके पास बहुत सारी खेती है, वो खेती को जो छोटे छोटे किसान हैं उन लोगों में बांटने के लिए। और बांटने के बाद से उसमें बांटने की शुरुआत सबसे पहले एक जमींदार थे पोचमपल्ली के, उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने सबसे पहले 80 एकड़ भूमि देने की पेशकश की। आज लोग तो 1 डिसमिल न दें, उन्होंने 80 एकड़ दिया था, सोचिए। तो पहला भूदान आंदोलन शुरू करने वाले विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही का नाम आप बताएं कौन है, इम्पोर्टेंट है ये।
कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग कि दूसरे भूदान आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। उसके बाद एमसीक्यू देखते हैं इससे कौन है। एमसीक्यू क्या कहता है कि कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि में होती है? बिल्कुल नहीं। बागवानी होती है? नहीं। कृषि होती है? नहीं। आपको पता है ना कि रोपण कृषि होती है ना, जैसे चाय की खेती होगी तो बहुत दूर तक क्षेत्र में उगाई जाएगी। गन्ने की बुआई होती है, काफी लंबे लंबे दूरी में लंबे लंबे क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन सी इसमें रबी फसल है? चावल तो खरीफ है, मोटा अनाज खरीफ है, कपास खरीफ है, अभी पढ़ा आपने। चना आपको पता है ठंडी के मौसम में उगाया जाता है, जो हमारा क्या है? रबी फसल है। कौन सी एक फलीदार फसल है जिसके अंदर फली में अनाज होता है, मतलब उसमें फलीदार होता है, नहीं होता, फल होता है उसमें। तो मोटा अनाज में होगा ही नहीं, तिल में होगा ही नहीं, ज्वार तिल में। दाल होती है ना, दाल, दाल को देखते हैं ना, दाल कैप के अंदर भरा होता है। उस जब कैप को, तो इससे मान लीजिए तूर की दाल है, तूर की दाल से मटर हो गया, मटर को छुड़ाते, वैसे छुड़ाते हैं ना पूरा, तभी तो आग निकलती है, उसमें फली, वही फली होती है, उसी को बोलते हैं फलीदार फसल। तो दालें क्या है प्रकार की? फलीदार फसल है। चैप्टर नंबर 5 से हमको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर करें, और चैनल में जो भी चीज़ आपको कमी आए ना उसको कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।